नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। हिंदी निबंध अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जिसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय। साथियों, इससे पहले अपन कुछ निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे 3-4 निबंध अपन पढ़ चुके थे। आज उत्तर फाल्गुनी के आसपास पाठ्यक्रम हिंदी, नेट, इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भी यह पाठ्यक्रम में समाहित रहता है। वीडियो अंत तक देखें। इस निबंध के बारे में अपन पूरी तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे और लेखक का जो परिचय है, जीवन परिचय है समग्र, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखते हैं कुबेर नाथ राय, ये इनका छायाचित्र है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, जब तक आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं करोगे तब तक मैं नए नए वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, इसलिए अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास। पहले कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय जन्म 1935, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। निधन 5 जून 1996। बाबू गुलाब राय हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्या निवास मिश्र की परंपरा के निबंधकार। कहने का आशय क्या है कि यह जो बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्या निवास मिश्र जो ललित निबंध लिखते थे, उसी श्रृंखला में अगर अपन कुबेर नाथ राय को स्थान दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निबंध संग्रह की चर्चा करें तो प्रिया नीलकंठी, इनका पहला निबंध संग्रह 1968 में लिखा गया। रस आखेटक, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1973, विषाद योग 1974, पैण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, पत्र मणिपुतुल के नाम 1982, मन पावन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का व्रत शाम 1986 में लिखा गया। कामधेनु 1990, बहुत ही महत्वपूर्ण। मराल 1993 में, उत्तर कुरु 1993, चिन्मय भारत 1996, वाणी का क्षीर सागर 1998 और कंथा मणि 2001, अंधकार में अग्निशिखा 2001, रामायण महातीर्थम 2002 और आगम की नाव 2005। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। कुबेर नाथ राय का पहला ललित निबंध हेमंत की संध्या, ध्यान रखना, हेमंत की संध्या 15 मार्च 1964 को धर्मयुग एक पत्रिका थी जिसके संपादक थे धर्मवीर भारती। इस धर्मयुग के अंक में छपा था हेमंत की संध्या। पुरस्कार प्रिया नीलकंठी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार इन्हें दिया गया। किरात नदी में चंद्र मधु पर महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया। पत्र मणि पुतुल के नाम पर गांधी शांति प्रतिष्ठान पुरस्कार दिया गया। कामधेनु पर 1993 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया और इसके अलावा इन्हें साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य भूषण पुरस्कार भी नवाजा गया। आगे देखते हैं। विश्वनाथ तिवारी, कुबेर नाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है किसने? विश्वनाथ तिवारी ने, कि कुबेर नाथ राय हैं उनके निबंधों में रस अब खूब है, भरा हुआ है, जो बाहर क्या करता रहता है, छलकता रहता है। विश्वनाथ तिवारी ही क्या कहते हैं कि कुबेर नाथ राय के निबंधों में रस का मूल स्रोत है लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली। गंगा तीरी लोक भाषा और भोजपुरी शब्दावली का इतना अधिक प्रयोग शायद ही अन्य किसी निबंधकार ने किया हो। इस अर्थ में विद्या निवास मिश्र शायद उनकी बराबरी में ठहरते हैं। कहने का आशय है कि विश्वनाथ तिवारी कुबेर नाथ राय की तुलना विद्या निवास मिश्र से करते हैं और इन्होंने अपने रस का मूल विषय, निबंधों का मूल विषय लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली बनाया है। मतलब इनकी जो भाषा है वह जनता के जनजीवन के मध्य की भाषा है, जनता के निकट की भाषा है। इसके अलावा कुबेर नाथ राय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंध का द्रोणाचार्य कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललित निबंध का द्रोणाचार्य किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसने कहा? कुबेर नाथ राय ने। कुबेर नाथ राय के अनुसार
जिससे आस्वादन सुख मिले वह ललित है, और लालित्य बोध आस्वादन सुख या रस अनुभूति। लालित्य बोध क्या है? आस्वादन सुख है या क्या है? रस अनुभूति है। आस्वादन क्या है? होता है जिसको अनुभूति किया जाए, जिसको रसास्वादन किया जाए, वही क्या होता है? आस्वादन। विश्वनाथ तिवारी के अनुसार कुबेर नाथ राय ने गांधी दर्शन के सौंदर्य शास्त्र को रस शास्त्र कहा है। गांधी दर्शन से प्रभावित थे, इसके सौंदर्य शास्त्र को उन्होंने क्या कहा है? रस शास्त्र कहा है। रामकथा पर आधारित निबंध कौन सा है इनका? महाकवि की तर्जनी। इसके अलावा उत्तर फाल्गुनी के आसपास, उत्तर फाल्गुनी इसमें क्या बताया गया है? इस निबंध में वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र बताया गया है। अब साथियों इस निबंध को पढ़ते हैं। निबंध को पढ़ने के बाद इसकी सारी जो समीक्षा है वह अपने दिमाग में इसका सार बैठ जाएगा और समीक्षा से अपन अवगत हो सकेंगे। देखते हैं। यहाँ से निबंध शुरू होता है। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदह पच्चीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के ऐसनी संकेत मिलने लगते हैं और 30 के वर्षों में हम विद्युन में भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सी शिक्षा कृतार्थ होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात 40वें लगने के पश्चात हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जहां उत्तर फाल्गुनी प्रारंभ होता है वहां प्रवेश करते हैं। और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तर फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। वास्तव में सर्जन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच की। कर्मठ जीवन मनुष्य का जो होता है वह 30 और 40 वर्ष का ही होता है। फिर 40 से 45 तक उत्तर फाल्गुनी का काल है। ये ध्यान रखना, 40 से 45 वर्ष का उत्तर फाल्गुनी का समय बताया गया है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की 60 उर्मियों में थकावट आने लगती है। साथियों यहाँ से कथन प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, अस्ति जायते वर्धते। ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है, उनका वेग कम होने लगता है और उनके विपरीत 3 विपत ऋणमते अपक्षयति विंशयति प्रबलतर हो उठती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेती है। रिपु मतलब शत्रु, जो शरीर में अपने एक अवस्था होने के बावजूद जो अपर को घेरते हैं, और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। जरा मतलब वृद्धावस्था। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बनने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल्ला वर्णा मार्क न्याय चौवा चंदन और चित्र सारी त्याग कर प्रवज्र्या का बलकन वस्त्र धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गदह पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। कि मुख्य जो जीवन है, जीवन की सार्थकता जो है वह बताई गई है 25 से 45 वर्ष के बीच। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। कि पूर्व का काल भूमिका या तैयारी का काल और बाद का फलागम का काल है। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः गठित होता है 25 और 45 के बीच। अर्थात हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह 25 और से 45 के मध्य में गठित होता है। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। मधु मतलब वर्ष। इस 25-45 की अवधि में भी असल ही रचती है तीसोत्री। तीसोत्री के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत में एक मंदिर में एक ब्रह्मा
कि एक अत्यंत सुंदर तीसोत्वार युवक मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सृजक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। और जिसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात वह चिर युवा ही होना चाहिए। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है। किसको बताया गया? ब्रह्मा को बताया गया है। प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत शरा बाल झरा गलितम पल्लितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में स्वीकार करना होगा। जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है, उस पर चढ़कर 80 धाराव्रत, 80 मतलब तलवार, या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतरण हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति की मतलब ब्रह्मा की कल्पना इस रूप में नहीं होनी चाहिए। प्रजापति विधाता की सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति बताई गई है कि सृजन करता है वह हमेशा युवा ही होता है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाविनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर पर जन्म दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा, अर्थात यह अवस्था ही मुख्य अवस्था होती है। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी गठित हुई थी। अर्थात जो भी घटनाक्रम होता है वह इसी अवस्था में होता है। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। तीसोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदय पचीसी के विपरीत एक शूरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथा स्थिति की उत्तर फाल्गुनी चलती है। 45 के पश्चात उत्तर फाल्गुनी चालू होती है। पर इसमें ही जीवन के प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती है और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियां स्पष्ट थक कर होने लगती है और प्रतिकूल उर्मियां प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती है। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल होने लगती है। अर्थात जो रति मतलब प्रेम, वह प्रतिकूल हो जाता है और सृष्टि के प्रति आकर्षण नहीं होता। बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजीमयी शक्ति पर विकार का धुम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्ती वश की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से दोस्तोवस्की के इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका अर्थ यही होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है।
पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाले गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ, अर्थात जीवन का जो वास्तविक काल है वह 45 वर्ष की अवस्था तक ही है। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद की प्रारंभ हो जाती है, अर्थात शक्ति खत्म होने लगती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्व फाल्गुनी का विकार ग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूड होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मग्घा। मग्घा में अगाध जल है, पृथ्वी की तृष्णा आश्लेषा और मग्घा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मग्घा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मग्घा का जल श्रेष्ठ है। मग्घा का यहाँ आज से लिया जा रहा है बादलों की वर्षा से। मग्घा मैस की झड़ी झकोर का स्तुत्य गान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मग्घा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जैसे ओरी, मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मग्घा के बाद आती है पूर्व फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा क्रमनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र। ये ध्यान रखना, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र को उत्तर फाल्गुनी बताया गया है, जो समूचे पावस में मग्घा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्यकारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। अतः आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम बुझंग मेरा कीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी न हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्व फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। यौवन का अनुभव पूर्व फाल्गुनी से जो विक्षिप्तता होती है। मुझे लग रहा था मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिनी अर्थात उत्तर फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं त्रिषा, रति, आरती को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पदम, कांति, कर पल्लव, कुणित केश, बिंबाधर, विशाल बंकिम भ्रू, दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती है और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है। बीच बीच में हिचकी के साथ यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की भड़ेती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का चक्कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूँ। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है कि अभी वृद्धावस्था नहीं है। भले ही वह कटुतिक्त मौज क्यों न हो, काम बुझंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है कि काम रूपी श्रप के डसने पर नीम भी मीठा लगता है। अतः यह काल नटी, यह पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी, यह नैना जोगिनी कितनी भी भ्रांति माया या मृगजल क्यों न हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसके श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शिशिर की प्रेत छाया छलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे पास कोई
बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र, जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तर फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्षों तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण इसित कृचिंत जानू के साथ आभंग मुद्रा में नत गिर्व खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और झूझते हार खाते चले जाए, परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तर फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे? कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणित कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाव के मुंडपात हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाव के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णता जीतना असंभव हो तो भी फांकी देना यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक जीवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन में तो मैंने सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर। अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों से जब मेरे ये बाल खिले सहचर गण छिन्न मस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना आरंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच में श्रेणी शत्रु का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिक यथा हिबर्ट मार्क्यूज, चे ग्वारा, ब्रेडिट कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्पे परिचय पाकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्न मस्ता राजनीति के रंग रूट है, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा का शब्दार्थ होता है वो आवाजों या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। ययाति एक महाभारत का पात्र है तो पुरुरवा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्न मस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के बिना अपने निजी नैन मुख कान के इस उधार प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा। रूप रस गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिशोद्धार वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं हो। आत्मार्थ पृथ्वी त्यज्यते। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पूर्वाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया। मुझे अन्यतर चिर यौवन का अनुसंधान करना है कि मैं अन्यतर ही रहकर ऐसा अनुसंधान करता हूँ जिससे चिर यौवन रहूं। कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर अमृतता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा कि अमृत कला मेरे अंदर ही होगी जिसे मुझे जागृत करना होगा। जो बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा का आविष्कार करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यू के पीछे कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता
को स्वीकार करता हूं, पर साथ ही छिन्न मस्ता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना सील मुरोवत के अस्वीकार करता हूं। अपना मस्तिष्क काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। पुरानी पीढ़ी का चिरय सत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि वह पीढ़ी अब हिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई है और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुष्य स्मृति और कॉपिन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल खिल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दें, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काटने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए पुतली घर का ही अग्निदाह है? पुरानी पीढ़ियां द्वारा बुने कीर्ति पट के विस्तार का दाह है? उनके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के दुग्ध कुमारों के लिए कोड़ी की तीन ही होगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूं। 1922 में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान और सारे विज्ञान सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा। उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। महत्वपूर्ण साथियों से ध्यान रखना, हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ न समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं और न ही यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं हो सकता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के भी नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते, मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। पर कहता है क्रांतियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्र नाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49-50 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो, यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे, तुम तो धार के साथ बह रहे हो, यह बड़ी आसान बात है। आगे देखते हैं। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धारा के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है जो तोड़ोगे? वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूं, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह है। एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल खिल्य दार्शनिक कहेंगे यह धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दशा में नहीं बहती है, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वन्य काल है। वन्य काल में धार पथभ्रष्ट रहती है। वह कर्मनाशा कीर्तिनाशा कालमुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंककर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं है तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है। और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुराने की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेटविस का नया रूप है।
अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटिनी नहीं। तो यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी शिश्रिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिश्रिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्यतर क्षेत्र के सृजक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भाव या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन का भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान की क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं। अतः प्रत्येक सृजक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वारा या वातावरण रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांधकर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिक मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही रासोन्मुखी संस्कृति के संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई है: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। यह बाढ़ वन्य का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्य की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण, वन्य के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगा। नदी अपनी सैया यदि बदल भी दे तो भी नई सैया के साथ कोई कूल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी उसी पुराने कूल के ही समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्य नाटक के विस्कंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य का साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतलीघर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपटे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी। क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विस्कन्याएं भी हैं, अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तर फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दे। बाहर चाहे शरद बहे या निदाग हूँ करे, तब मैं अपने बाल खिल्ले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों से कहेगा 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतलीघर को इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में हो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानों के महाकांतर में। पर अभी नहीं,
अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। इस प्रकार लेखक ने बहुत ही शानदार उत्तर फाल्गुनी के आसपास से जीवन की यथार्थता को स्पष्ट किया है। साथियों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।